हाय दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी सीएससी आईएएस चैनल पे। ये जो लेक्चर की सीरीज़ होने वाली है वो टोटल 4 घंटे में पूरी पॉलिटी की सीरीज़ हम बनाने वाले हैं आपके क्विक रिवीजन के लिए। तो पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसका टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश का संविधान बहुत ही लेंदी है। अब इसके कई रीज़न्स हैं। पहला तो है जोग्राफिकल रीज़न। हमारा देश इतना बड़ा है, इतना विविध है, इतने सारे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट भाषाएं हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो जब इतने सारे लोगों के लिए संविधान बनेगा तो वो लेंदी तो होगा ही। दूसरा, हमारे यहाँ यूनियन और स्टेट्स के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा, हमारे यहाँ पे संविधान थोड़ा लॉयर्स की दृष्टि से भी बनाया गया है। जो लॉयर्स होते हैं वो डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करके बातों को घुमा फिरा के कहते हैं। इसीलिए फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स भले ही ज़्यादा हो जाएं, लेकिन सारे लूप होल्स कवर हो जाने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि लॉ में कभी भी दो वर्ड्स की सेम मीनिंग नहीं होती, यानी सिनोनिम्स नहीं होते। चौथा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो खुद ही बहुत लेंदी था और इससे लगभग 55% ऑफ चीज़ें डिराइव्ड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो और लंबा हो गया। दूसरा, वेरियस सोर्सेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कई सारे डिफरेंट सोर्सेज से अच्छी चीज़ें रैंसैक करके बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, हमारा प्रियम्बल अमेरिका से डिराइव्ड है, हमारा डीपीएसपी आयरिश गवर्नमेंट से डिराइव्ड है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जापान और रशिया से डिराइव्ड है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा, रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। पहली बात कि कुछ प्रोविजंस हैं जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, उन्हें चेंज करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और दूसरा, कुछ प्रोविजंस हैं जो बहुत रिजिड हैं, उन्हें चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और तीसरा, कि मोस्टली जो सारे प्रोविजंस हैं वो मॉडरेट हैं, यानी कि रिजिड और फ्लेक्सिबल का एक तरह से मिक्सचर है। एक कॉमन मिथ रहता है स्टूडेंट्स में रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा ही नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी लॉ में कोई भी चेंजेस बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो उसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बिकॉज वो फ्लेक्सिबल है। जबकि यूएसए के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, यानी कि रिजिड है। वहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि रिटन इज इक्वल टू रिजिड और अनरिटन इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल। रिजिड कहाँ है? यूएसए में। फ्लेक्सिबल कहाँ है? यूके में। आगे देखते हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का ही मिक्स है, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है। चौथा, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो फेडरेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इंडिया में क्वासाई फेडरल फॉर्म है। पांचवा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, और एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि हैं हमारे पीएम साहब। दूसरा, ये तो सबको पता है कि इंडिया में मेजॉरिटी पार्टी रूल है, यानी 273 प्लस सीट्स लाओ लोकसभा में और अपनी गवर्नमेंट बना लो। तीसरा, आर्टिकल 75, यानी हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। चौथा, डुअल मेंबरशिप होती है लेजिस्लेचर में मिनिस्टर्स के पास। पांचवा, जो लीडरशिप होती है वो सीएम या पीएम की होती है। छठवा है लोकसभा का भंग होना। सभी को पता है कि हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है। सिक्स्थ, डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड। अब देखिए, इंग्लैंड में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे डायनेस्टी रूल करते आ रही हैं, जबकि इंडिया में रिपब्लिक फॉर्म है, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक सॉवरेन बॉडी है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि प्रधानमंत्री की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो कैबिनेट है उसे पावर का न्यूक्लियस माना जाता है। तो ये साफ है कि हमारे यहाँ इंग्लैंड से थोड़ी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 7, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ का एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। हमारे यहाँ दिव्य शासन है,
एट्थ, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं उनमें थ्रू आउट नीचे से लेकर ऊपर तक लॉज सेम हैं, यानी कि जो लॉज लोअर कोर्ट में है वही लॉज सुप्रीम कोर्ट में भी है, वही लॉज हाई कोर्ट में भी हैं। आर्टिकल 124, 125 और 126 में जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने का प्रावधान है। और इंडिया में वाइड बेस्ड जुडिशरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। हमारे यहाँ एक अपेक्स कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। अगर यूएसए से कंपेयर करें तो वहाँ पर फेडरल लॉज डिफरेंट होते हैं और स्टेट लॉज डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दोनों के लिए समान लॉज हैं। 9th, फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं, कोई इन्हें आपसे छीन नहीं सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करेगा तो कोर्ट उसके खिलाफ रिट्स इशू कर देगा और आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर में ये काम करेगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है वो आर्टिकल 32 से मिलती है और हाई कोर्ट को जो पावर मिलती है वो आर्टिकल 226 से मिलती है। 10th, डीपीएसपी। अब डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये एक वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करता है। तीसरा, डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल, जिसका मतलब है कि स्टेट्स कोर्ट्स के थ्रू इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकते। चौथा, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है संविधान में। अगर कभी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्लैश करेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स ही जीतेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। 11th, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत के संविधान में सन 1976 में 42वें अमेंडमेंट के बाद इसे ऐड किया गया, मैडम इंदिरा गांधी के सरकार में। उस वक्त स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई। दोबारा से 2002 में 86th अमेंडमेंट के बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है। ये भी नॉन जस्टिसेबल है, जिसका मतलब है कि स्टेट्स कोर्ट्स के थ्रू इन्हें आप पे इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब आगे के जो हमारे फीचर्स बचे हैं, जिनमें कि सेकुलर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजन, 3 टायर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। तो इन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे कि उन्हें भी पॉलिटी रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाए और उनका प्रीलिम्स 2020 बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।